ये कहानी काशीपुर में रहने वाली दो गरीब और अनाथ बहनें रितिका और कृतिका की है। कृतिका उम्र में रितिका से 3 साल की बड़ी थी। कृतिका दिखने में भी उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन छोटी बहन रितिका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों में प्यार बहुत था। दोनों की उम्र जब बहुत कम थी, तभी उनके माता पिता दोनों उनको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से दोनों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का साथ दिया और वक्त के साथ बड़ी हो गई। कृतिका अपना और अपनी छोटी बहन रितिका का पेट भरने के लिए सिलाई करने का काम करती थी। उसी से उनका खर्चा चलता था। कृतिका बहुत मेहनत करती थी, दिन रात बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती थी। दीदी, आप सुबह से सिलाई में लगी हुई हो, चलो कुछ खा लो। तुम खा लो रितिका, मुझे एक फ्रॉक अर्जेंट में सिलना है, मैं उसके बाद खा लूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, बिना खाए पिए काम में लगी हुई हो, खाने में कितना टाइम लगता है। चलो फटाफट खा लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगी। एक बार में कही बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? तुम जाकर खा लो, मैं ये फ्रॉक सिलकर खा लूंगी। रितिका कृतिका की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप घर के बाहर आंगन में बैठकर रोने लगती है। आज से पहले तो दीदी ने कभी इस तरह मुझ पर नहीं चिल्लाया, पता नहीं दीदी को क्या हो गया। रितिका काफी देर तक वहीं उदास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके कृतिका खाना खाने जाती है। उसे लगता है कि रितिका खाना खाकर सो गई, लेकिन जब वो खाने के लिए बर्तन देखती है तो खुद में ही सोचती है, बर्तनों में पूरा खाना इसी तरह रखा हुआ है, लगता है रितिका ने खाना नहीं खाया। ओफो, लगता है मेरी डांट की वजह से कहीं मुंह फुलाकर बैठी है। कृतिका रितिका को ढूंढते हुए घर के बाहर आंगन में जाती है। वो देखती है कि रितिका आंगन में उदास बैठी है। रितिका को उदास बैठा देख कृतिका कहती है, मेरी प्यारी बहना, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मुझे माफ कर दो, वो फ्रॉक बहुत अर्जेंट थी। काम के प्रेशर की वजह से मैंने तुम्हें डांट दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज से पहले भी आप हमेशा काम करती थी, पर आपने मुझे कभी नहीं डांटा, लेकिन अब लगता है आपका प्यार मेरे प्रति कम हो गया है। बचपन से कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, एक आपसे ही प्यार मिलता था, लेकिन अब तो आपने भी डांटना शुरू कर दिया है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे, अब मान भी जा। उसके बाद रितिका कृतिका के गले लग जाती है। अब कभी मत डांटना मुझे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा नहीं डांटूंगी, चल दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ मिलकर खाना खा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। अब दोनों ही बहनें शादी लायक हो गई थी। बड़ी बहन कृतिका की तो शादी की उम्र निकली जा रही थी। एक दिन की बात है, कृतिका के घर एक औरत आती है। कृतिका, ओ कृतिका, कहाँ है? उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुन रितिका वहाँ जाकर कहती है, हाँ काकी, अंदर आ जाइए, दीदी अंदर सिलाई कर रही है। फिर रितिका उस औरत को लेकर अपनी बहन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो औरत कृतिका से कहती है, कृतिका, कल मेरी बेटी की सगाई है, क्या तू उसके लिए खूबसूरत सा गाउन सिल देगी? सिल तो मैं दूंगी, लेकिन बहुत कम समय है, मैं आज रात तक नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कल सुबह तक गाउन तैयार करके मैं आपके घर देने आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाइयो। जब आएगी तो अपने साथ अपने छोटी बहन को भी ले आइयो और दोनों खाना खा लेना। लेकिन हाँ, जरा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन कर आइयो, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों के सामने तुम दोनों हमारी बेइज्जती करा दो। उस औरत की बात सुन रितिका को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती इससे पहले ही कृतिका कहती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं काकी, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद रितिका कृतिका से कहती है, दीदी, आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? किस तरह वो हमारी बेइज्जती करके गई है? कोई बात नहीं रितिका, ये लोग हमारे कस्टमर हैं, इनकी वजह से ही हमारी कमाई होती है, इसलिए हमें इनको कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मैं सिलाई करने जा रही हूँ, समय बहुत कम है।
इसके बाद कृतिका बहुत मेहनत करके गाउन सिलने में लग जाती है। वो पूरे दिन मेहनत करती है और पूरी रात भी मेहनत करती है और इतनी मेहनत के बाद बहुत सुंदर गाउन बनकर तैयार होता है। अगली सुबह दोनों बहनें गाउन लेकर उस औरत के घर जाते हैं और गाउन देकर वापस घर की ओर आने लगते हैं। तभी उनके पास उस लड़की की दादी आती है जिसकी सगाई थी। वो उनके पास आकर कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी सगाई में इतने फीके और बेरंग कपड़े पहनकर आई हो तुम दोनों। हमारे घर खुशी का माहौल है, कोई मातम का नहीं जो तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। तभी वहाँ पर गांव की दूसरी औरत विमला आती है और कहती है, क्या हुआ अम्मा, क्यों भड़क रही हो? देख तो विमला, मेरी पोती की सगाई है और इतनी खुशी के माहौल में कितने बेकार कपड़े पहनकर आई है ये दोनों। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, उनके सामने क्या इज्जत रहेगी हमारी। सही कह रही हो अम्मा, तुम चिंता मत करो, इनको तो मैं बताती हूँ। क्यों री लड़कियों, इतनी बड़ी सगाई में तुम अनाथ लड़कियाँ अपनी गंदी और काली सी शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई हो? अम्मा सही कह रही हैं, तुम दोनों को देखकर लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हमारे मेहमान इतने गंदे दिखते हैं। अरे विमला, ये दोनों मेरी पोती की शादी होने से पहले ही उसका घर उजाड़ना चाहती है। सही कह रही हो अम्मा, खुद तो इन दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा तो दूसरों का घर तो बर्बाद करेंगी ही। चलो चलो, उससे पहले ही लड़के वाले आए, चली जाओ यहाँ से। रितिका बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो एकदम से गुस्से में कहती है, बस कीजिए अम्मा, कब से देख रही हूँ कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। तमीज नहीं है क्या बात करने की आपको? हम यहाँ आपकी पोती का गाउन ही देने आए थे, हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी सगाई में रुकने का। चुप हो जाओ रितिका, बड़ी है वो तुमसे, मत बोलो ऐसे, चलो घर चलते हैं। नहीं दीदी, इन लोगों का बहुत हो गया है, इन्होंने आपके रंग रूप का मजाक कैसे बनाया, इनको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे देखो तो जरा, बड़ी बहन के पास शक्ल सूरत नहीं है लेकिन किसी से जुबान तो नहीं लगाती, लेकिन छोटी बहन जरा सा सुंदर क्या है, अपने आप को ना जाने क्या समझती है। आप अपने आप को क्या समझती हो जो जब से हमें कुछ भी बोले जा रही हो? अनाथ है तो अपना कमा कर खाते हैं, तुम नहीं खिलाती हो हमें। रितिका विमला और अम्मा पर बहुत भड़क जाती है। कृतिका किसी तरह उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आती है। दीदी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? आज मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखा देती, बिना फालतू में बोले जा रही थी। तू इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वो लोग जो बोलते हैं कौन सा गलत बोलते हैं? क्या मेरा रंग रूप देखकर कोई मुझसे शादी करना चाहता है? नहीं ना, तो उन्होंने गलत क्या बोला? आप उदास मत होइए दीदी, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको आपके सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर मिलेगा। कृतिका आंखों में आंसू लिए घर से बाहर आ जाती है। उसको इन सब चीजों से बहुत हर्ट हो जाया करता था। वो रोते हुए खुद से ही बातें करने लगती है। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। माना कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ और बदसूरत भी हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे ताने मारते हैं? अब तो लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मैं अब और लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते कहते कृतिका चली जा रही थी। वो अचानक से रुकती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे ये क्या, मैं नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ लेकिन मैं डूबी क्यों नहीं? लगता है भगवान मुझे मरने भी नहीं देना चाहते। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं, ना ठीक से जीने देते हैं ना ठीक से मरने देते हैं। कृतिका नदी के ऊपर खड़ी थी लेकिन फिर भी वो पानी में डूब नहीं रही थी। तभी कृतिका को नदी में से एक आवाज आती है, बस करो कृतिका, रोना बंद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं नदी बोल रही हूँ कृतिका, तुम अपने दुख में चली जा रही थी। तुमने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि तुम चलते चलते नदी के नजदीक आ गई हो। तुम बोल सकती हो, मतलब तुम जादुई नदी हो। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मेरी जान क्यों बचाई? अच्छा होता अगर मैं मर जाती। ऐसे मत बोलो कृतिका, जीवन बहुत अनमोल होता है। तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम अपनी छोटी बहन के बारे में सोचो जो तुमसे इतना प्यार करती है। यदि उसे पता चलेगा कि तुम मर गई हो
तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो तो अकेली पड़ जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। धन्यवाद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो कृतिका, सुख और दुख ही जीवन का नाम है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि उसके जीवन में सिर्फ सुख ही हो तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में तो बचपन से एक भी बार सुख नहीं आया नदी। जब छोटी थी तो माता पिता मर गए, उसके बाद घर की और छोटी बहन की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। जब शादी की उम्र हुई तो खराब शक्ल सूरत के कारण कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, ऊपर से लोग जो ताने मारते हैं वो अलग। अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम्हारे दुख का समय अब खत्म कृतिका। क्यों, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? तभी नदी वहाँ पर एक जादुई गाउन प्रकट करती है, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था, और साथ में एक जोड़ी पायल भी प्रकट करती है और कृतिका से कहती है, कृतिका, ये एक जादुई गाउन और जादुई पायल है। इस जादुई गाउन से तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक चीज और, घर जाते ही तुम सबसे पहले इस पायल को अपने पैरों में पहनना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी। नदी की ये बात सुनकर कृतिका खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई गाउन और जादुई पायल लेकर घर आ जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी दीदी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, और तुम्हारे हाथ में इतना खूबसूरत गाउन और इतनी सुंदर पायल कहाँ से आई? अब देखना छोटी, कैसे पूरे गांव वालों की बोलती बंद हो जाएगी। अब कोई हमें कुछ नहीं कह पाएगा। तुम्हें पता है, ये गाउन और पायल जादुई हैं, और ये मुझे जादुई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है। क्या कहा आपने? जादुई गाउन? ये भला कैसे हो सकता है? रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाती हूँ। हे जादुई गाउन, मेरी छोटी बहन के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े प्रकट करो। कृतिका के ऐसा कहते ही वहाँ पर बेहद खूबसूरत कपड़े प्रकट हो जाते हैं। ये देख कृतिका बहुत खुश होती है। वाह दीदी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था, ये गाउन तो सच में जादुई है। दीदी, ये पायल कौन सा जादू दिखाएगा? रुक, अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कृतिका अपने पाँव में पायल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसका रंग बिल्कुल राजकुमारियों जैसा हो जाता है। अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह खूबसूरत दिख रही हो। अब देखना कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। तुम सही कह रही हो मेरी प्यारी बहन। आज नदी के दिए हुए इस जादुई गाउन और जादुई पायल की वजह से हमें भी समाज में सर उठाकर जीने का मौका मिल गया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें जादुई गाउन की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है, और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांग लेती है। अब उन दोनों बहनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। वो दोनों बहनें अब अपने साथ साथ गांव के दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद कृतिका के लिए एक बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता आता है, और कृतिका की शादी पक्की हो जाती है। शादी वाले दिन कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख कृतिका कहती है, आप रो रही हो दीदी? लेकिन क्यों? आज तो इतना खुशी का मौका है, आपकी शादी होने वाली है, वो भी इतने हैंडसम लड़के से। लेकिन बहन, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में कैसे रहूंगी? अरे मेरी प्यारी बहना, मैं आपके यहाँ आपसे हमेशा मिलने आती रहूंगी। वैसे तो इन कपड़ों में आज बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी तो कितनी अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी दुल्हन। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद धूमधाम से बारात आ जाती है और कृतिका की शादी होने लगती है। उसी शादी में कृतिका के होने वाले पति का एक दोस्त कृतिका को भी पसंद कर लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है। इस तरह दोनों बहनों का घर बस जाता है और दोनों अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार नदी के जादुई गाउन और पायल ने उनके जीवन में ढेरों खुशियां भर दी थी। एक गांव के छोटे से जंगल में शीला नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी।
उस चुड़ैल की मोना नाम की एक बेटी थी। चुड़ैल की बेटी होने की वजह से मोना का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो किसी भी आम इंसान से 2 गुना ज्यादा बड़ी थी। अगर कोई उसे पहली बार देखे तो शायद उसे वो राक्षस ही लगे, लेकिन इस बात से शीला चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। समय इसी तरह से बीत रहा था। एक दिन मोना अपना रूप बदलकर एक प्यारी सी युवती के रूप में जंगल में घूम रही थी। तभी एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था और उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उस मोना और उसके द्वारा की गई छोटी छोटी हरकतें बहुत ही आकर्षक लगती है। वो अपने घोड़े को रोकता है और उसके पास जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना है। आप कौन है? आपको तो यहाँ मैंने पहली बार देखा है। मेरा नाम राजकुमार ध्रुव है और मैं यहाँ से कुछ दूर के एक राज्य का राजकुमार हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा प्यारी है। क्या हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं? मोना हाँ में सर हिला देती है। इसके बाद वो दोनों खूब बातें करने लगती हैं। राजकुमार को अब मोना के रूप रंग से ज्यादा उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। अब इसी तरह दोनों रोज मिलने लगते हैं और ना जाने कब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मोना के दिमाग में एक ख्याल आता है। राजकुमार ने मेरा मायावी रूप देखा है। अगर उन्होंने मेरा असली रूप देख लिया तो शायद वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। आज मैं उन्हें अपना असली रूप दिखा ही दूंगी। इसके बाद फिर जैसे ही अगले दिन राजकुमार ध्रुव मोना के पास आता है तो मोना अपने असली रूप में आ जाती है। मोना को देखकर राजकुमार ध्रुव हैरान रह जाता है। तभी मोना कहती है, देखिए राजकुमार, यही मेरा असली रूप है। आप जिस मोना से मिल रहे थे वो बस मेरा एक मायावी रूप था जो मैंने जंगल में एक लड़की को देखकर बनाया था। लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको ये बात बताऊं। लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। अब अगर आप मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हैं तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद मोना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मोना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे तुम्हारे रंग रूप और सौंदर्य की वजह से पसंद आई थी। लेकिन जब मैंने तुमसे बात करना शुरू किया, तुम्हारी बातें, हर चीज को लेकर तुम्हारा नजरिया, वह मुझे तुम्हारे इस सौंदर्य से भी ज्यादा पसंद आया। इसलिए अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रंग रूप आकार कैसा है। मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी यानी रानी बनाना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर मोना का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर राजकुमार ध्रुव और मोना दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। देखो मोना, मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मैं अपने परिवार को भी जानता हूँ। अगर तुम इस रूप में उनके सामने गई तो शायद वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए पहले हम शादी कर लेते हैं और कुछ दिन तुम अपने उस पुराने रूप में ही रहना। उसके बाद जब सब लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे तब तुम उन्हें अपनी सच्चाई बता देना। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। इसके बाद मोना खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपनी शादी के लिए गहने और लहंगा ढूंढने लगती है। उसे अपनी शादी के लिए गहने तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके आकार का उसे कोई भी लहंगा नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मुझे राजकुमार से शादी करनी है, लेकिन मुझे मेरे आकार का कोई भी लहंगा नहीं मिल रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटी तो चिंता मत कर, मेरे रहते हुए मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक परी को जानती हूँ और उस परी ने मुझे बताया था कि परीलोक में एक बहुत ही सुंदर लहंगे की दुकान है, जहाँ पर तरह तरह के जादुई लहंगे मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पर तेरे लायक लहंगा जरूर मिल जाएगा। इसके बाद चुड़ैल जैसे तैसे करके मोना के लिए एक लहंगा ले आती है और उसे देते हुए कहती है, ये ले बेटी, ये तेरे आकार का लहंगा है, बड़ा और जादुई दोनों ही।
इस लहंगे को पहनने के बाद तू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी और इस लहंगे का जादू हर किसी को मोहित भी कर लेता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मोना और राजकुमार ध्रुव शादी कर लेते हैं। राजकुमार ध्रुव जैसे ही मोना को शादी करके राजमहल में ले आते हैं तो पहले तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस लहंगे के जादू की वजह से सभी लोग खुशी खुशी राजकुमार ध्रुव और मोना का स्वागत करते हैं। कुछ दिन तक मोना वही लहंगा पहनकर रखती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है, इसलिए वो लहंगा उतार कर वापस अपने रूप में आ जाती है। जैसे ही वो लहंगा उतारती है सब लोगों पर हुआ सम्मोहन खत्म हो जाता है और जब लोग और राजकुमार के माता पिता मोना को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार ध्रुव, ये क्या मजाक है? आप इस राज के राजकुमार हैं, यानी कि होने वाले राजा, और आपकी पत्नी एक चुड़ैल की बेटी है और वो भी राक्षसों के आकार की। राजकुमार, आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमने आपके लिए एक सुशील और संस्कारी रानी ढूंढने का फैसला किया था और आप ये राक्षस के समान बहू हमारे लिए उठा कर लाए हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। राजकुमार ध्रुव अपने माता पिता और सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग मोना को स्वीकारने से मना कर देते हैं। इसके बाद मोना राजकुमार से कहती है, राजकुमार, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मेरे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरी वजह से इनसे झगड़ा मत कीजिए, ये आपके अपने लोग हैं। अगर इन्हें दिक्कत मुझसे है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मोना अपना सामान बांधने लगती है और अपना वो बड़ा सा लहंगा भी अपने सामान में रखने लगती है कि तभी अचानक एक मशाल की वजह से राजकुमार के पिता यानी राजा के कपड़ों में आग लग जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि तभी अचानक मोना अपनी समझदारी का उपयोग कर अपने बड़े से लहंगे को राजा के ऊपर ढक देती है और उस लहंगे की वजह से राजा के कपड़ों में लगी आग बुझ जाती है। जहां सब लोग बुत बनकर खड़े थे वहां मोना ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया और राजा की जान बचा ली, जिसके बाद सभी लोग मोना की प्रशंसा और सराहना करते हैं। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मोना ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया। ये जादुई लहंगा मोना की माँ ने ही उसे दिया था और ये उसके दिल के बहुत ही करीब था, फिर भी उसने बिना परवाह किए ये लहंगा आग में झोंक दिया। क्या इसके बावजूद भी आप लोग यही चाहते हैं कि मोना यहाँ से चली जाए? राजकुमार की बातें सभी को सही लगती है, इसलिए सब लोग मोना से माफी मांगते हैं और राजा और रानी मोना को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद शीला चुड़ैल राजकुमार ध्रुव के राज्य में आती है और मोना से मिलने राजमहल जाती है। मोना अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद शीला चुड़ैल मोना से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। तभी मोना कहती है, माँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अपनी जिंदगी भी बहुत ही खुशी से बिता रही हूँ। अरे ये सब उस जादुई लहंगे के जादू का कमाल है। हाँ माँ, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब तो मेरी प्यार की ताकत का कमाल है और राजकुमार ध्रुव की समझदारी का भी। वैसे भी अब मुझे इस लहंगे की जरूरत नहीं है। अब आप इस लहंगे को किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसे सच में इसके जादू की जरूरत हो। शीला चुड़ैल अपनी बेटी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस लहंगे को ले जाकर एक जरूरतमंद को दे देती है। मोहन अपनी पत्नी के साथ रामविलास नाम के एक गांव में रहा करता था। मोहन की 8 साल की एक नैना नाम की बहुत प्यारी सी बेटी भी थी, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कुछ महीनों से मोहन बहुत ही चिंता में डूबा रहता था और उसका कारण था मोहन की पत्नी का खराब स्वास्थ्य। मोहन की पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज बड़े बड़े अस्पताल में जाकर भी नहीं हो पा रहा था। मोहन अक्सर इसी चिंता में घिरा रहता था कि उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। मोहन की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो अपनी बेटी नैना को संभालने लगता है। नैना अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी।
इसलिए मोहन दूसरी शादी करने की ठान लेता है ताकि नैना को अपनी माँ का प्यार मिलता रहे। और फिर कुछ ही दिनों बाद मोहन की शादी विमला नाम की एक औरत से हो जाती है, जिसकी खुद की एक त्रिशा नाम की बेटी थी, जिसकी उम्र नैना जितनी ही थी। शुरुआत में तो विमला नैना को अपनी बेटी त्रिशा जितना ही प्यार दुलार करती है, लेकिन कहते हैं ना, अपना अपना होता है और पराया पराया। और यहाँ पर भी यही हुआ। धीरे धीरे समय के साथ साथ विमला का बर्ताव नैना के प्रति बुरा होता गया, लेकिन नैना को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने नैना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। एक सड़क दुर्घटना के कारण उसके पिता यानी मोहन की मृत्यु हो जाती है। नैना के पास कहने को तो उसकी माँ थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी थी। मोहन की मृत्यु के बाद विमला नैना से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि मोहन की मृत्यु नैना की मनहूसियत के कारण ही हुई है। एक दिन, नैना की बच्ची, कब से देख रही हूँ, आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जा जल्दी से जा और मेरे लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आ। और हाँ, आलू के पकोड़े जरूर बनाना, वो त्रिशा को बहुत पसंद है। ठीक है माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। नैना कभी भी अपनी माँ की बात को नहीं टालती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी भी बात के लिए मना करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद नैना चाय और पकोड़े बनाकर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को दे देती है। विमला नैना के हाथ से पकोड़े लेकर त्रिशा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले खा ले मेरी बच्ची, ये तेरे फेवरेट पकोड़े हैं। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? वैसे भी मैं कब से देख रही हूँ, तू ना ढंग से खाती है ना पीती है। कितनी दुबली पतली होती जा रही है मेरी बच्ची। विमला और त्रिशा के बीच का प्यार देखकर नैना की आंखें आंसू से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत याद आती है और तुम्हारे जाने के बाद पापा भी चले गए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे भी त्रिशा जैसा प्यार और परवाह चाहिए। ऐसे ही अक्सर जब भी विमला त्रिशा को प्यार करती और नैना को धुतकारती, तब अक्सर ही नैना को अपने माता पिता की याद आ जाती थी। लेकिन नैना के पास ऐसा कोई कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सके। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ साथ नैना इन सब चीजों की आदत डाल लेती है। एक दिन, अरे नैना, इधर आ, जल्दी से जाकर 2 प्लेट मोमोज और जलेबी लेकर आ। क्या हुआ माँ, कोई आने वाला है क्या? तू सवाल बहुत करती है, कभी कोई काम मुंह बंद करके भी कर लिया कर। अरे आज त्रिशा का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है और उसने कहा कि उसे समोसे और जलेबी खाने हैं, इसलिए मंगा रही हूँ। अब मुंह बंद करके जल्दी से जा और जल्दी से लेकर आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। नैना रास्ते में मन ही मन खुद से बातें करने लगती है। विमला माँ त्रिशा से कितना प्यार करती है, काश वो मुझसे भी इतना ही प्यार करती। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं जानती हूँ हर बार की तरह इस बार भी किसी को याद नहीं होगा और इस बार भी मैं अपना जन्मदिन आंसुओं के साथ ही मनाऊंगी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते नैना हलवाई की दुकान पर पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि हलवाई की दुकान बंद है। अरे ये दुकान तो बंद है और इससे पहले वाली दुकान भी बंद थी। अगर मैं आज समय से समोसे और जलेबी लेकर घर नहीं गई तो डांट तो पड़ेगी ही, साथ में भूखा और सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ये जंगल पार करके जो पास वाला गांव पड़ता है वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी हलवाई की दुकान है। ऐसा सोचकर नैना जंगल के रास्ते से दूसरे वाले गांव जाने लगती है। तभी उसे जोर से प्यास लगती है। नैना पानी के लिए इधर उधर देखती है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे यहाँ पानी जरूर मिल जाएगा और लगता है अंदर कोई है भी। फिर जैसे ही नैना उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है। नैना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, मैं इस जंगल से गुजर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी मेरी नजर आपकी झोपड़ी पर पड़ी। क्या मुझे यहाँ पानी मिलेगा? हाँ बेटी, मिल तो जाएगा, लेकिन मैं खुद खड़ी होकर तुम्हें पानी नहीं दे सकती। मैं तो खुद 3 दिन से इस बिस्तर पर बिना खाए पिए पड़ी हूँ। मेरी हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है।
मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला सकती हो? नैना को देर हो रही थी, लेकिन फिर वो उस बूढ़ी औरत की हालत देखती है और फिर उसे भी पानी देती है और खुद भी पीती है और उसकी झोपड़ी में जो अनाज होता है उसी से कुछ बनाकर उस बुढ़िया को खिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम यहाँ खुद मदद के लिए आई थी और आकर मेरी मदद करने लग गई। भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है अम्मा जी? आखिर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसा कहकर नैना वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ी औरत एक साध्वी के रूप में बदल जाती है। नैना, तुम्हारे आचार और विचार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नैना उस बूढ़ी औरत को एक साध्वी के रूप में बदलता देख हैरान रह जाती है। अरे, अभी तो आप एक बूढ़ी औरत थी, आप एक साध्वी के रूप में कैसे बदल गई? नैना, मैंने तपस्या करके बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और इसी वजह से मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। और आज मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहती थी, जिस परीक्षा में तुम बहुत ही ज्यादा अंकों से पास हो चुकी हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मांगो नैना, तुम क्या मांगना चाहती हो? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरी बहन जितना ही प्यार करे और हम सब एक साथ खुशी खुशी रहे। साध्वी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है नैना। अगर तुम चाहती तो मुझसे सोना चांदी ना जाने क्या क्या मांग सकती थी, लेकिन तुमने मांगा भी तो क्या? माँ का प्यार। इसके बाद वो साध्वी अपने झोले में से एक लिपस्टिक निकालती है और उसे नैना को देते हुए कहती है, नैना, इस लिपस्टिक को ले जाकर तुम अपनी माँ के कमरे में रख देना। जैसे ही वो इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करेगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। इस लिपस्टिक में जादुई गुण है जो किसी भी बुरे इंसान को अच्छे इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद नैना समोसे और जलेबी लेकर घर पहुँचती है, जहाँ पर विमला उसे डांटते हुए कहती है, अरे, कहाँ मर गई थी तू? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। माँ, वो हमारे गांव में 2 ही हलवाई है और दोनों की दुकान बंद थी, इसलिए मैं दूसरे गांव गई थी। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और इसे निकालकर मेरे प्लेट में लेकर आ। बेचारी त्रिशा कब से भूखी है। इस बार नैना को उसकी माँ की बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला है। इसके बाद नैना रात होने पर साध्वी की दी हुई वो जादुई लिपस्टिक ले जाकर अपनी माँ के कमरे में रख देती है। अगले दिन जैसे ही विमला उठती है तो वो अनजाने में नैना की रखी हुई लिपस्टिक लगा लेती है और कुछ ही देर में उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। उसी दिन नैना का जन्मदिन भी था। नैना अपनी माँ और पिता की फोटो के आगे बैठकर उन्हें याद कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी बच्ची नैना। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। ये दृश्य देखकर तो नैना की आंखें आंसू से भर जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। इसके बाद विमला, त्रिशा और नैना मिलकर नैना का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और फिर उस जादुई लिपस्टिक की वजह से नैना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।